अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का वार्म वेलकम है वाईटी योर इंग्लिश शूटर पे। आज 4 दिनों के ब्रेक के बाद अपनी क्लासेस को रिज्यूम करेंगे। 4 दिनों से मैं आउट ऑफ सिटी था, ऐसे एक प्लेस पे था जहाँ पे इंटरनेट कनेक्टिविटी बहुत कम थी, इसलिए मजबूरन ब्रेक लेना पड़ा। अब वापस आ गया हूँ तो क्लासेस को रिज्यूम कर लेते हैं। याद रखें, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको एडवांस में दे देता हूँ अपने टेलीग्राम ग्रुप पे। ये अपना चैनल है, टेलीग्राम चैनल ऑफिशियल वाईटी नो चैट्स। इस पर सारी इन्फॉर्मेशन, पीडीएफ, नोटिफिकेशन, हर चीज़ आपको एडवांस में मिल जाती है। ज़रूर से ज्वाइन कर लेना। चलिए आज करेंगे सेंटेंस ब्रेकिंग मेथड से एक सेशन को, जिसमें क्या करते हैं, सेंटेंसेस को ब्रेक करते हैं। मैं कुछ सेंटेंसेस आपके सामने रखूँगा, हर वर्ड को ब्रेक करूँगा। ब्रेक करके वो सेंटेंस खुद बताएगा उसमें कौन सी ग्रामर लगी हुई है, स्ट्रक्चर कैसे बनी हुई है, और अगर एरर्स हैं तो कहाँ पे छुपी हुई हैं। तो इंग्लिश में मैथमेटिक्स वाला लॉजिक लगाने वाली क्लास है। हिंदी मीडियम वालों के लिए रामबाण है, पेनिशिया है। सारे सेंटेंस हमने उठाए हैं द हिंदू एडिटोरियल्स के, है ना। अच्छे तरह के सेंटेंस है, क्वालिटी सेंटेंस। शुरू कर लेते हैं सेशन को। अपनी ऐप को डाउनलोड करें, योर इंग्लिश शूटर। गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। कमेंट सेक्शन में इसका लिंक भी डाल रहा हूँ। ऐप पे मिलते हैं आपको क्वालिटी कोर्सेज, जैसे राइटिंग स्किल्स का कोर्स है, बिल्कुल बेसिक से आपको लिखना सिखा रहा हूँ, किसी भी एग्जाम के लिए इंग्लिश में कैसे लिखा जाए। इस कोर्स पे भी डिस्काउंट भी चल रहा है, फ़ायदा उठा लेना। लर्न टू राइट 24 घंटे के लिए डिस्काउंट है। 200 रुपये आपको पेमेंट करने से पहले ही ऑफ मिल जाएगा इस कोड को लगाने पे। साथ ही एसएससी बैंक्स के भी प्रीलिम्स और मेंस के कोर्सेज हैं, सब अफोर्डेबल प्राइसेस में, 50-50, 100 रुपये में फ़ायदा उठा सकते हो। कोई भी क्वेरी हो ऐप रिलेटेड, इस व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज करें, आपको रिप्लाई मिल जाएगा ना। व्हाट्सअप करें इस नंबर पे। चलिए, ये फर्स्ट सेंटेंस है। याद रखें, हर सेंटेंस में आपको हिडन एरर्स मिलेंगी, जानबूझ के रखी हुई। कैरम माइकल फेल्प्स, आर्ग्यूबली one of the greatest alive athlete, has won 8 gold medals in the London 2012 Summer Olympic Games, represented the US. कैरम माइकल फेल्प्स। सबसे पहले क्या कर रहा हूँ, सेंटेंस को मैं पढ़ रहा हूँ बिल्कुल सिंपल अंदाज में। कैरम माइकल फेल्प्स नाम का जो आदमी है ना, जो एथलीट है, खिलाड़ी है, कह रहा है जो आर्ग्यूबली दुनिया के सबसे महान जिंदा प्लेयर्स में से, एथलीट्स में से एक है। मतलब दुनिया में मान लो 100 एथलीट हैं जो जिंदा हैं अभी, उनमें से एक है। उन 100 में से जो सबसे महान है उनमें से एक है। और आर्ग्यूबली का मतलब है कथित तौर पे, या यूं कह दें जिसको आर्गुमेंट के जरिए प्रूव किया जा सके, ऐसी चीज़ हो जिसको आप लॉजिकली समझ पाओ। कह रहे जो कि लॉजिकली दुनिया के सबसे महान प्लेयर्स में से एक प्लेयर है माइकल फेल्प्स। कह रहे ये जीत चुका है 8 गोल्ड मेडल्स। और कब? 2012 के समर ओलंपिक्स में, जो लंदन में हुए थे, है ना। और कह रहे इसने रिप्रेजेंट किया था, इसने प्रतिनिधित्व किया था, ये नुमाइंदा बना था यूएस का, अमेरिका का। समझ गए? एक बार रिपीट कर रहा हूँ। माइकल फेल्प्स जो कथित तौर पे या जो लॉजिकली दुनिया के सबसे महान प्लेयर्स में से एक है, एथलीट्स में से एक है, जो अभी अलाइव है, जो अभी जिंदा है, ये जीत चुका है 8 गोल्ड मेडल्स को 2012 के समर ओलंपिक गेम्स में। और इसने रिप्रेजेंट किया है यूएस को, जो है अमेरिका को। अब इस सेंटेंस को पढ़ने में तो आपको सिंपल लगा होगा। अब इसको ब्रेक करके दिखाता हूँ, इसमें कितनी सारी एरर्स हैं। ठीक है, ब्रेक करने की टेक्निक आप जानते हो। सारे वर्ड्स को मैंने अलग अलग कलर दे दिया है। ग्रीन कलर में मिलेंगे नाउन, प्रोनाउंस और जीरेंट्स। येलो कलर में मिलेगी कंजंक्शन अगर हुई तो। रेड कलर में मिलेगी वर्ब्स, रेड कलर में मिलेगी वर्ब्स। ऊपर देखते जाओ ना। ब्लू कलर में मिलेगा एडजेक्टिव, और एडवर्ब अगर कहीं आएगी तो मिलेगी आपको पिंक कलर में। ये सब मैं आपको बेसिक ग्रामर में करवा चुका हूँ, कैसे वर्ड्स को पकड़ना होता है ना। बेसिक अगर आप जानते हो तो ये अच्छे से आपको आता होगा। चलो, 3 रूल्स हैं अपने पास ब्रेक करने के। रूल नंबर 1, सेंटेंस में कम से कम एक सब्जेक्ट जरूर होगा। 10 भी हो सकते हैं, पर एक तो होगा ही होगा। अच्छा, रूल नंबर 2, सेंटेंस में जितने भी सब्जेक्ट हैं कम से कम उतनी वर्ब्स तो होंगी ही होंगी। मान लो 5 सब्जेक्ट है ना, तो 5 वर्ब्स तो होंगी होंगी, कम से कम 5 होंगी, 10 भी हो सकती हैं। और रूल नंबर 3, जितने भी प्रेपोजिशन है, ऑफ, इन, बाय, एट, विद, विदाउट, ये सब प्रेपोजिशन का एक ऑब्जेक्ट जरूर होगा। ऑब्जेक्ट होगा जो कि सिर्फ ग्रीन कलर में होगा, नाउन, प्रोनाउन या जीरेंट। तो हर प्रेपोजिशन को ऑब्जेक्ट दे देना, सब्जेक्ट ढूंढ लेना और सब्जेक्ट की वर्ब ढूंढ लेना, सेंटेंस ब्रेक हो जाएगा। चलो फटाफट ब्रेक कर लेते हैं। माइकल फेल्प्स एक प्रॉपर नाउन है, एक इंसान का नाम है। जितने भी प्रॉपर नाउन्स हैं, कितने भी वर्ड्स के वो हों, चाहे 2 वर्ड्स का हो, 1 वर्ड का हो या 10 वर्ड का हो, हर वर्ड का पहला लेटर आप कैपिटल रखते हैं। जैसे आपका नाम है, प्रॉपर नाउन है मनीष कुमार गोयल, तो मनीष का M बड़ा रखोगे, कुमार का K बड़ा रखोगे, गोयल का G बड़ा रखोगे। समझ में आ गया? तो माइकल का M बड़ा है, फेल्प्स का P बड़ा है। अब देखो, सेंटेंस का पहला ऐसा नाउन जिससे पहले कोई वर्ब या प्रीपोजिशन ना रही हो, वही नाउन तो कहलाता है आपका सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मिल गया, रूल नंबर 1 पूरा हो गया। अब देखो, सब्जेक्ट को हमें देनी है रूल नंबर 2 के हिसाब से वर्ब। आगे बढ़ो।
आगे मिल रहा है आपको एक कोमा, और फिर इस कोमा के बाद में एक और कोमा आपको मिल रहा है, बीच में एक फ्रेज़ रखा हुआ है। कहने का मतलब क्या है, आपकी वर्ब जो है इस फ्रेज़ में नहीं है। अगर इस फ्रेज़ में होती तो यहाँ पे कोमा ना लगा होता, सब्जेक्ट वर्ब को कोमा से अलग नहीं किया जाता। तो यहाँ आपकी वर्ब जो है ना इस फ्रेज़ के बाद में रखी हुई है हैज़ वन। समझ गए? माइकल फिलिप्स सब्जेक्ट है, ये पूरा फ्रेज जो बीच में कोमा से कोमा के रखा हुआ है, इसके बाद में इसकी वर्ब रखी हुई है हैज़ वन। सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब। अब देखो ये बीच में क्या है, इसको बोलते हैं अपोजिशनल फ्रेज। आपने कई बार सुना होगा, माई ब्रदर अ डॉक्टर लिव्स इन मुंबई। मेरा भाई जो कि एक डॉक्टर है, जो है मुंबई में रहता है। अब मुंबई में कौन रहता है, आप रहते हो या आपका भाई रहता है या डॉक्टर रहता है? भाई मेरा भाई रहता है जो कि एक डॉक्टर है। तो माय ब्रदर तो सब्जेक्ट है, अ डॉक्टर होता है एक अपोजिशनल फ्रेज, ब्रदर के बारे में बताने वाला एक नाउन। समझ गए ना? ये एक एडजेक्टिव का काम करता है, नाउन के बाजू में आता है और कोमा से अलग होता है। तो माइकल फिलिप्स के बारे में भी इस अपोजिशनल फ्रेज ने बताया है। कह रहा है ये आर्ग्यूबली वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अलाइव एथलीट है, आज तक के सबसे महान एथलीट में से एक जिंदा एथलीट है माइकल फिलिप्स। अब इस पूरे फ्रेज की स्ट्रक्चर देख लो। आर्ग्यूबली एक एडवर्ब होती है, किस लिए आई है हमें पता नहीं है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, हो सकता है गलत भी निकले। वन एक प्रोनाउन है, ऑफ प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है एथलीट नाम का नाउन, कॉमन नाउन है, पीछे एस भी लगा सकते हो, प्लूरल भी बना सकते हो। द ग्रेटेस्ट इस ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई कर रहा है एथलीट को, एक एडजेक्टिव है। ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव की। अलाइव भी एक एडजेक्टिव है, इस जो है ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई कर रहा है। समझ रहे हो? ऑफ प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट तो ये एथलीट नाम का नाउन है, लेकिन ये नाउन दो एडजेक्टिव से मॉडिफाई हो रहा है। पहला एडजेक्टिव है द ग्रेटेस्ट, सबसे महान एथलीट, और दूसरा अलाइव, आज तक के जिंदा एथलीट्स। अब ये वन जो है ना, वन ये है अपोजिशनल जो है फ्रेज, ये वन माइकल फिलिप्स के लिए आया हुआ है। ये पूरा का पूरा माइकल फिलिप्स को बताने वाला अपोजिशनल फ्रेज है ना। ये वन जो एक प्रोनाउन है, इसको वर्ब देने की जरूरत नहीं है, माइकल फिलिप्स के लिए एडजेक्टिव काम कर रहा है। आगे बढ़ो। हैज़ वन हो गई वर्ब फिलिप्स की, सब्जेक्ट की। अच्छा क्या जीता भाई? गोल्ड मेडल्स को जीता, और कितने? 8। वन वर्ब से वर्ड का रिप्लाई कर रहे हैं 8 गोल्ड मेडल्स। अगर कोई भी नाउन वर्ब से व्हाट या हुम का रिप्लाई कर दे तो वो बन जाता है वर्ब का ऑब्जेक्ट। अगर ऐसा है तो वन वर्ब का ऑब्जेक्ट है गोल्ड मेडल्स। ठीक है, गोल्ड मेडल्स कितने? 8। ये 8 एक न्यूमरल एडजेक्टिव है, गोल्ड मेडल्स की संख्या को बता रहा है। एडजेक्टिव का काम कर रहा है, यहाँ पे 10 भी हो सकता था, 0 भी हो सकता था, 50 भी हो सकता था, है ना। अब देखो इन प्रेपोजिशन, इसका ऑब्जेक्ट है द लंदन 2012 समर ओलंपिक गेम्स। कैसे पता लगा मुझे ये पूरा ऑब्जेक्ट है? देखो प्रेपोजिशन को ऑब्जेक्ट तो देना ही है। आप बोल दोगे सर लंदन ही दे दो, ये बाकी का क्यों दे रहे हो? देखो एल बड़ा, समर का एस बड़ा, जी का जी बड़ा, गेम्स का, ओलंपिक्स का ओ बड़ा। ये पूरा एक टूर्नामेंट का नाम है। आपने सुना होगा ना, रणजी ट्रॉफी, संतोष ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी। तो ये कौन सा है? लंदन 2012 समर ओलंपिक गेम्स ट्रॉफी। तो ये पूरा का पूरा जो प्रॉपर नाउन है, एल द एस है ना, ओ जी, ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है इस इन प्रेपोजिशन का। अब इसके बाद आपको मिल रही है वर्ब की सेकंड फॉर्म, हो सकता है वर्ब की थर्ड फॉर्म हो। हैज़ इसके पहले लगा हो, है ना, जो कि हमने यहाँ लगा करके यहाँ ओमिट कर दिया है। मैं इसको मान लेता हूँ माइकल फिलिप्स की दूसरी वर्ब। माइकल फिलिप्स ने जीता है 8 गोल्ड मेडल्स को। ये हो गई माइकल फिलिप्स सब्जेक्ट की वर्ब नंबर 1, और ये हो गई माइकल फिलिप्स ने रिप्रेजेंट किया है द यूएस को, अमेरिका को, माइकल फिलिप्स की वर्ब नंबर 2। समझ गए सेंटेंस को? एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, फिर इसमें एरर्स पकड़नी है। सब्जेक्ट हो गया फिलिप्स, वर्ब नंबर 1 हैज़ वन, वर्ब नंबर 2 हैज़ रिप्रेजेंटेड, हैज़ बीच में लगा हुआ है, यहाँ पे लिख दिया था तो दूसरी बार नहीं लिखा। रिप्रेजेंट किया यूएसए को, यूएसए रिप्लाई कर रहा है इस वर्ब से, इसका ऑब्जेक्ट बन गया। इन प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया ये पूरा का पूरा टूर्नामेंट। विन किसको किया? गोल्ड मेडल्स को, तो गोल्ड मेडल बन गया इस विन वर्ब का ऑब्जेक्ट। 8 एक एडजेक्टिव है, गोल्ड मेडल्स की संख्या को बता रहे हैं। माइकल फिलिप्स के लिए अपोजिशनल फ्रेज आया है ये वाला, इसमें वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एथलीट, ये माइकल फिलिप्स के लिए एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है ना। माई ब्रदर अ डॉक्टर लिव्स इन मुंबई, इसमें आर्ग्यूबली का हमें पता नहीं है क्या काम कर रहा है। वन एक प्रोनाउन की तरह काम कर रहा है, इसके लिए एडजेक्टिव की तरह है, ऐसे एक प्रोनाउन है। ऑफ प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है एथलीट नाम का नाउन। द ग्रेटेस्ट और अलाइव दोनों ही एडजेक्टिव इस ऑब्जेक्ट को, एथलीट को मॉडिफाई कर रहे हैं नाउन को। चलो ब्रेक हमने कर लिया है, अब फटाफट से एरर्स को देखते हैं। पहली एरर है इसमें टेंस की एरर, एडवांस एरर। ध्यान से देखना, जब भी आपको पास्ट का कोई पॉइंट ऑफ टाइम मिल जाए, 2012 में ऐसा हुआ था, पिछले हफ्ते ऐसा हुआ, कल रात में ऐसा हुआ, जब भी पास्ट में किसी घटना का पॉइंट ऑफ टाइम मिल जाए, ठीक है, तब आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस को यूज़ करते हैं, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म को। अगर आपको
पॉइंट ऑफ टाइम ना मिले, और या फिर कोई ऐसा एक्शन हो जिसकी रेलेवेंस अभी प्रेजेंट में हो, कोई ऐसा एक्शन हो जिसकी महत्वपूर्णता अभी भी वर्तमान में हो, तब आप यूज़ करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को, मतलब हैव फैमिली की वर्ब प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। मैं आपको एग्जांपल के जरिए समझाता हूँ। मिस्टर बच्चन एक्टेड इन ओवर 100 मूवीज सो फार। मिस्टर बच्चन ने एक्ट किया है, भूमिका निभाई है 100 से ज़्यादा मूवीज़ में अभी तक। देखो काम तो ये कर चुके हैं, 100 से ज़्यादा मूवीज़ में हीरो तो बन चुके हैं। आप बोलोगे सर एक्टेड यहाँ पे ठीक है, काम पास्ट में हो चुका है, मैंने वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा दी है, पास्ट इंडेफिनिट बना दिया है। लेकिन बात है गलत, ये सेंटेंस बिल्कुल रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है भाई? देखो 100 से ज़्यादा मूवीज़ में अभी तक काम किया है, बच्चन साहब अभी भी जिंदा हैं, इस एक्शन की रेलेवेंस अभी भी है प्रेजेंट में, और कोई पॉइंट ऑफ टाइम आपको पास का नहीं दिया गया। भाई कब काम किया? 2020 में किया, 2021 में किया, 2011 से 2019 के बीच में किया, कुछ पॉइंट ऑफ टाइम दिया आपको? कोई टाइम तो दिया नहीं हुआ। जब टाइम दिया नहीं हुआ और बच्चन साहब आज भी मूवीज़ में एक्ट कर सकते हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट की यूज ज़रूरत होगी, ना कि पास्ट इंडेफिनिट की। समझ गए? तो मैं क्या लिखूँगा? मिस्टर बच्चन हैज़ एक्टेड, यहाँ पे हैज़ लगा दो, इन ओवर 100 मूवीज़ सो फार। क्योंकि अभी 101 मूवी भी तो बना सकते हैं ना, वो जिंदा है ना, ये आदमी मर तो नहीं गया। अगर जिंदा है और पॉइंट ऑफ टाइम पास का नहीं दिया हुआ तो प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ होगा, ना कि पास इंडेफिनिट। अब इसको देख लो, मिस्टर कलाम हैज़ रिटन 6 बुक्स। कलाम साहब 6 किताबें लिख चुके हैं। अब आप बोलोगे सर सेंटेंस बिल्कुल ठीक है, अभी 7वीं 8वीं भी लिख सकते हैं, पर कलाम साहब तो जिंदा नहीं है, ये लेट मिस्टर कलाम साहब हैं। आप जानते हो ना, कलाम साहब तो जा चुके हैं। अगर ऐसा है कलाम साहब और किताबें नहीं लिख सकते हैं, तो क्या करोगे मेरे भाई? यहाँ पे हैज़ रिटन नहीं, यहाँ पे लिखोगे रोट, पास्ट टेंस। समझ गए ना? किसी भी एक्शन की प्रेजेंट में रेलेवेंस हो तब आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को यूज़ करना है, और अगर पॉइंट ऑफ टाइम पास का दे ही दिया गया है तब उस केस में तो पास्ट इंडेफिनिट के अलावा कुछ आएगा ही नहीं। एक एग्जांपल और देख लो, मिस्टर बच्चन हैज़ एक्टेड इन 3 मूवीज़ लास्ट ईयर। बच्चन साहब ने काम किया है पिछले साल 3 मूवीज़ में। आप बोलोगे सर बिल्कुल ठीक है, बच्चन साहब अभी भी जिंदा हैं, हैज़ एक्टेड है ना, आपने तो बताया था बच्चन साहब जिंदा हैं तो हैज़ लगा दो, कलाम साहब चले गए हैं तो V2 लगा दो। ध्यान देना यहाँ पे आपको लास्ट ईयर नाम का पास्ट का जो है टाइम दे दिया गया है, पिछला साल बीत चुका है। अब 3 मूवीज़ की जगह 4 मूवीज़ नहीं कर सकते पिछले साल में। भाई 2020 तो चला गया, 3 मूवीज़ बच्चन साहब ने उसमें कर दी, पास्ट का टाइम निकल गया, अब वो 3 की 3 ही रहेंगी, 4 नहीं हो सकती। अब जो मूवी करेंगे वो 2021 में पड़ जाएगी। कहने का मतलब क्या है? पास्ट का जैसे ही पॉइंट ऑफ टाइम आता है उसका प्रेजेंट से कनेक्शन खत्म हो जाता है। इस केस में पास्ट इंडेफिनिट आएगा, यहाँ पे हैज़ को निकाल दो और यहाँ लगा दो V2 एक्टेड। समझ गए? तो सिंपल सी ट्रिक है अपने पास, पास्ट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट के बीच में कैसे डिफरेंस करना है। अब इसको ध्यान से देखो, इसने जीता है 8 गोल्ड मेडल्स को 2012 के लंदन ओलंपिक गेम्स में। हैज़ वन का मतलब है 8 की जगह अभी भी 9 हो सकते हैं, पर 2012 के गेम्स तो हो चुके, 2016 में ब्राज़ील में हो गए, 2020 में टोक्यो में हो गए। बस लंदन वाले तो हो चुके ना, 8 ही रहेंगे ना, 8 के 8.5 भी नहीं हो सकते। मतलब यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का कोई काम नहीं है, इसकी प्रेजेंट से कोई कनेक्शन नहीं है। यहाँ पे हैज़ वन नहीं, यहाँ पे हैज़ को निकाल दो और 1 लगा दो। बहुत ही कूल कॉन्सेप्ट है। मेरे ख्याल से अच्छे टीचर्स भी कंफ्यूज रहते हैं इसमें, कब पास्ट इंडेफिनिट लगाएं, कब प्रेजेंट परफेक्ट लगाएं। आपको मैंने सिंपल ट्रिक से बता दिया। अब एक काम करते हैं, आपको 2 एरर्स इसमें और मिलेंगी, थोड़ा सा आप खुद से अपना फोकस लगाओ। उससे पहले मैं ऐड करना चाहूँगा एक छोटी चीज़ को। आज की हमारी वीडियो के स्पॉन्सर हैं टेस्टबुक.com। आप कोई भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, मॉक टेस्ट आपके एग्जाम प्रिपरेशन का जरूरी हिस्सा है। पहले आप अपने आप को तैयार करोगे और फिर मॉक टेस्ट दे करके अपने आप को टेस्ट करोगे। और मॉक टेस्ट की दुनिया में टेस्टबुक भारत का लीडिंग ब्रांड है। आपको यहाँ पे हर एग्जाम के मॉक टेस्ट मिलेंगे, ढेरों की संख्या में, हज़ारों की तादाद में। SSC, CGL, CHSL, बैंक, PO, क्लरिकल, हर एग्जाम के मॉक टेस्ट आपको यहाँ पे एक सिंगल पैकेज में अवेलेबल है। अब ये सारे के सारे 26,000 मॉक टेस्ट आपको मिलते हैं एक सिंगल पैकेज में, 299 में 1 साल की वैलिडिटी के साथ, 499 में 3 साल की वैलिडिटी के साथ। लेकिन याद रखें, कूपन कोड को यूज़ करें YT10। जैसे ही लगाओगे 299 वाला 270 में, 499 वाला 450 में आपको मिल जाएगा। ऐप का लिंक मैं फर्स्ट कमेंट में डाल रहा हूँ इसी वीडियो के। टेक्स्ट बुक का लाइफ टाइम वैलिडिटी पास जो कि 499 का है, 450 में आपको मिल रहा है। इसमें आपको मौका मिलता है इन लकी प्राइजेस को जीतने का। कुछ स्टूडेंट्स को, लकी स्टूडेंट्स को रैंडमली ये प्राइस रोज डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। आज लास्ट डेट है, जरूर इसका फायदा उठाना। चलिए बड़े नेक्स्ट एरर की तरफ। देखो ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको बहुत पहले करवाया था और बड़ा कूल कॉन्सेप्ट है ये वाला भी। इंग्लिश में बहुत सारे ऐसी वर्ब्स हैं, एडजेक्टिव्स हैं, जिनके सिनोनिम्स की पोजीशन अलग अलग होती है। जैसे लाइव है, अलाइव का मतलब होता है जिंदा, और लिविंग का मतलब होता है जिंदा। जैसे अस्लीप होता है, अस्लीप का मतलब होता है सोया हुआ,
स्लीपिंग का मतलब होता है सोया हुआ, अफ्लोट का मतलब है तैरता हुआ, फ्लोटिंग का मतलब है तैरता हुआ। समझ रहे हो, ये आपस में एक दूसरे के सिनोनिम है। ओपन मतलब खुला, अजार मतलब खुला, बर्निंग मतलब जलता हुआ, अबलेज मतलब जलता हुआ। ये सब एक दूसरे की सिनोनिम जो है एडजेक्टिव हैं, लेकिन इनमें फ़र्क क्या है? लिविंग जो है ना, लिविंग ये नाउन से पहले आके उसको मॉडिफाई करेगा, अलाइव जो है नाउन के बाद में आके उसको मॉडिफाई करेगा। एक दूसरे के सिनोनिम है, मीनिंग इनका सेम है, सब कुछ बराबर है, बस इनकी पोजीशन अलग अलग होगी। अगर आपको लिविंग यूज़ करना है तो आप प्रेफर करेंगे नाउन से पहले यूज़ किया जाए लिविंग नाम के एडजेक्टिव को, और अगर आपको अलाइव यूज़ करना है तो उसको आप यूज़ करेंगे नाउन के बाद में। अब इनकी खासियत भी एक और, इनको आइडेंटिफाई करने की, अक्सर इनके पहले एडजेक्टिव के पहले आपको अ मिलेगा। ठीक है, अस्क्यू, अब्रोड, अस्ट्रे, अड्रिफ्ट। अड्रिफ्ट मतलब धक्के खाता हुआ, अस्ट्रे भी वही होता है धक्के खाता हुआ, अब्रोड मतलब विदेश में, अस्क्यू मतलब एक तरफ झुका हुआ, अबलेज मतलब जलता हुआ। समझ गए ना? इनके आगे अ आएगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है हर अ से शुरू होने वाला एडजेक्टिव इसी तरीके से बिहेव करे। ऐसे 10-5 हैं जिन पे बार बार क्वेश्चंस बनते हैं। अब इसको अपने प्रैक्टिकली देख लेते हैं। द एलिफेंट इज़ द लार्जेस्ट अलाइव लैंड एनिमल। एलिफेंट जो है दुनिया का सबसे बड़ा जिंदा लैंड एनिमल है। मतलब इससे पहले भी बहुत सारे एनिमल्स आए होंगे जो अब आजकल नहीं है ना, जो विलुप्त हो गए हैं, लेकिन एनिमल बचा हुआ है और आज भी सबसे बड़ा है, लार्जेस्ट है। अब देखो, अलाइव लैंड एनिमल है, लैंड एनिमल के लिए अलाइव नाम का एडजेक्टिव यूज़ किया हुआ है। अलाइव को आप यूज़ करते हैं नाउन के बाद में, तो क्या करेंगे, या तो इस अलाइव को यहाँ से हटा दो और यहाँ लिख दो। ठीक है, यहाँ लिख दो जैसा कि मैंने यहाँ किया हुआ है, एलिफेंट इज़ द लार्जेस्ट लैंड एनिमल अलाइव, बाद में लिख दो, बात ख़त्म। और या फिर अगर आपको जिद पकड़ लियो आपने कि मैं इसको यहाँ से नहीं हटाऊंगा, मुझे यहीं पे रखना है, तो अलाइव को निकाल दो और इसकी जगह लिख दो लिविंग। लिविंग तो पहले आ जाता है ना, तो दिक्कत ही नहीं है। समझ गए? बस इन सब के साथ आपको यही करना है। ध्यान रखना, लिंक वर्ब के साथ में बी फैमिली की वर्ब जब मेन वर्ब बन के आ जाए, इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीइंग, बीन, लिंक वर्ब के साथ में बी फैमिली की वर्ब जब मेन वर्ब बन के आ जाए, उसके साथ में अलाइव और लिविंग दोनों ही आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर सुन लो, लिंक वर्ब के साथ में अलाइव और लिविंग, स्लीप और स्लीप, कोई भी एडजेक्टिव कभी भी कैसे भी आ सकता है, तब कोई दिक्कत नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आगे पीछे लेफ्ट साइड वाले हमेशा नाउन से पहले, अ वाले राइट साइड वाले, अ वाले राइट साइड वाले हमेशा नाउन के बाद में। अगर ऐसा है तो नेक्स्ट वाला देख लो, एरर अपना ये है ग्रेटेस्ट अलाइव एथलीट। गलत बात है भाई, या तो लिख दो यहाँ पे लिविंग एथलीट, और या फिर आप यहाँ से अलाइव को उठाओ और एथलीट के बाजू में रख दो, ग्रेटेस्ट एथलीट अलाइव। समझ गए? अब एक एरर और देख लेते हैं फटाफट से, तीसरी वाली हमारी। आ जाओ, प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन, ये तो सबको आनी चाहिए। आई हैड माई डिनर, लिसन टू सम गुड म्यूजिक। मैंने अपना खाना खाया। हैड का मतलब होता है, देखो हैव वर्ब है ना, ये खाने को भी कहती है, कुछ खाने को भी आप हैव से बताते हो, किसी चीज़ को जेब में रखने को, पजस करने को भी हैव कहते हैं, और किसी चीज़ का अनुभव लेने को भी, एक्सपीरियंस करने को भी हैव वर्ब से बताते हैं। तो हैव वर्ब तीनों ही कामों को बताती है, खाने को, जेब में किसी चीज़ को रखने को, और किसी चीज़ का अनुभव लेने को। तो मैंने खाना खाया, डिनर किया मेरा, आई एट माई डिनर या हैड माई डिनर, और लिसन टू किया, सुना कुछ अच्छे म्यूज़िक को, कुछ अच्छे गानों को। सेंटेंस में गलती है। देखो, मैंने दो काम किए हैं, पहला काम किया आई हैड माई डिनर, और दूसरा काम किया मैंने सुना म्यूज़िक को। अगर दो वर्ब्स मिलानी है तो कोमा नहीं मिलाएगा, ये मिलाएगा एंड। एंड का क्या काम होता है? दो एक जैसी चीज़ों को मिलाना। अगर दो वर्ब्स हैं, इनको मिलाना है तो बीच में किससे मिलाओगे? एंड से। अच्छा, मान लो 3 वर्ब्स हैं, तो पहली और दूसरे के बीच में एंड लग जाएगा, कोमा लग जाएगा, लेकिन लास्ट और सेकंड लास्ट के बीच में एंड लगेगा। मान लो 5 वर्ब्स हैं, तो पहली वर्ब, दूसरी वर्ब, तीसरी वर्ब, चौथी वर्ब, पांचवी वर्ब, इनके बीच में कोमा लगा दो, लेकिन लास्ट वालियों के बीच में एंड लगेगा। तो एंड तो आएगा ही आएगा। अगर ऐसा है तो यहाँ पे भी एंड आना चाहिए। अब एंड नहीं आ रहा ना, इसका मतलब क्या है? ये लिसन मेन वर्ब नहीं है, ये है PPSA, प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन। क्या करोगे? इसकी V3 है कोई भी वर्ब की फॉर्म में, इसको ING में बदल दो और यहाँ लिख दो लिसनिंग। मैंने अपना खाना खाया लिसन करते हुए अच्छे म्यूज़िक को। यहाँ मैं खाना खा रहा था, यहाँ मैं म्यूज़िक सुन रहा था, दोनों काम एक साथ हो रहे थे, और कोमा लगा के ही PPSA को बताया जाता है। ये कोमा मुझे निशानी दे रहा था कि PPSA की ज़रूरत है, V3 मत लगा के आ, V2 मत लगा के आ। द सेल्समैन स्माइल्ड सोल्ड हिज प्रोडक्ट्स। सेल्समैन हंसता था, सेल्समैन हंसता था, स्माइल करता था और अपने प्रोडक्ट्स को बेचता था। अगर दोनों काम करता था तो बीच में लगेगा एंड। एंड लगा नहीं हुआ, हिंट मिली हुई है कोमा से, मतलब ये PPSA है। यहाँ पे सोल्ड नहीं, यहाँ पे लिख दो सेलिंग। सेल्समैन स्माइल करता था, हंस सेल करते हुए अपने प्रोडक्ट्स को।
जब वो अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर रहा होता था ना, उस समय वो स्माइल कर रहा होता था। दोनों काम एक साथ हो रहे थे। यहाँ पे सोल्ड नहीं, यहाँ पे पीपीएस से चाहिए सेलिंग। अब वही काम फिलिप्स ने किया। फिलिप्स ने यूएसए को रिप्रेजेंट किया है और साथ में 8 मेडल्स को जीता है। बीच में एंड नहीं आ रहा, मतलब ये पीपीएस से है। तो मैं क्या लिखूंगा, रिप्रेजेंटिंग द यूएस का प्रतिनिधित्व करते हुए, रिप्रेजेंट करते हुए फिलिप्स ने 8 मेडल्स को जीता। बहुत एडवांस एरर है, ध्यान से देख लेना इसको, है ना। ईडी गलत है, यहाँ पे आईएनजी आएगा, पार्टिसिपल फ्रेज बनेगा, ना कि एक वर्ब। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलो। पहला वाला सिंपल था, अब थोड़े बड़े स्केल के आएंगे, अच्छे लेवल के, है ना। ये क्वेश्चन मैंने आपको पिछले वाले सेशन में एज अ क्विज दिया था। अब फटाफट उसको अपने सॉल्व कर लेते हैं। कह रहा व्हेन द राज्यसभा अप्रूव्ड these legislations in March 2010, the UPA was forced to use marshals to physically check MPs whom got unruly and violent, rendering the entire episode controversy and acting as a deterrent to use the same tactics in the Lok Sabha. मुझे पता आप में से कुछ लोग मन में हंस रहे होंगे, सर इसका मीनिंग भी समझ में नहीं आ रहा, एरर कहाँ से निकालेंगे। तो आएगा सब कुछ, धीरे धीरे पढ़ो, स्टेप बाय स्टेप। कह रहा व्हेन मतलब कि जब द राज्यसभा ने अप्रूव कर दिया। द राज्यसभा मतलब हमारी खास भारत देश की खास राज्यसभा की बात हो रही है। कह रहा जब हमारी राज्यसभा ने, अपर हाउस ने अप्रूव कर दिया, मंजूरी दे दी इन कानूनों को, दीज लेजिस्लेशंस को। और कब, मार्च 2010 के महीने में। कह रहा जब ऐसा हुआ था, अच्छा फिर क्या हुआ भाई। कह रहा यूपीए जो थी ना, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, समझ गया ना, कांग्रेस वाला जो अलायंस है। कह रहा ये फोर्स्ड हो गया, ये मजबूर हो गया, और क्या करने के लिए, इस्तेमाल में लेने के लिए, यूज़ करने के लिए। और किनको, कमांडरों को, मार्शल्स को। मार्शल कौन होते हैं, पुलिस वाले समझ लो। पुलिस वालों को इस्तेमाल में लेने के लिए हो गया मजबूर या फोर्स। अच्छा मार्शल्स को क्यों यूज़ करना है, फिजिकली चेक करने के लिए, शारीरिक तौर पे कंट्रोल करने के लिए। चेक का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को कंट्रोल करना, ठीक है ना। शारीरिक तौर पे, फिजिकली या जिस्मानी तौर पे चेक करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए उन एमपीज़ को जो कि हो गए अनरूली और वायलेंट। वायलेंट का मतलब होता है हिंसक, फुल ऑफ वायलेंस, है ना, मारकट मचा रहे हैं, कुर्सी वुर्सी फेंक रहे हैं। और अनरूली का मतलब होता है जो रूल्स को फॉलो ना करे, जो इनओबीडियंट हो जाए, जो रोग हो जाए, है ना, किसी की बात मानने को तैयार ना हो। तो ऐसा हुआ, कांग्रेस ने मजबूर होकर के पुलिस वालों को बुलाया और इनको फिजिकली कंट्रोल करवाया इस टाइप के एमपीज़ का। अब ये काम कैसा हुआ, कह रहे ये काम जो कांग्रेस ने किया था, अब देखो पीपीएस से आ गया, रेंडर करते हुए, बनाते हुए। रेंडर का मतलब होता है बनाना या मेक करना, ठीक है। बनाते हुए पूरे की पूरी इस घटना को, एपिसोड को, इस वाक्य को कंट्रोवर्सी, एक अपने आप में कंट्रोवर्सी, पूरे वाक्य को कांग्रेस ने कंट्रोवर्सी बना दिया। और एक्ट करते हुए एक रुकावट के तौर पे, डेटरेंट के तौर पे, एक हिंड्रेंस के तौर पे जो है यूज़ करने का इसी तरह की टैक्टिक्स को लोकसभा में। तो कांग्रेस ने यहाँ पे पुलिस वालों को, इन एमपीओं को पिटवा करके पुलिस वालों से एक डिटरेंट बना दिया, आगे के लिए रुकावट बना दी कि लोकसभा में करोगे तो वहाँ भी पिटवा दूंगे, है ना। तो एक डिटरेंट की तरह यूज़ किया पुलिस वालों को इस तरह के काम में। सेंटेंस को रिपीट कर रहा हूँ, फिर ब्रेक भी करना है, ध्यान रखना, बड़ा आसान है। जब राज्यसभा में अप्रूव कर दिया था इन कानूनों को मार्च 2010 में, यूपीए बिल्कुल फोर्स हो गई। यूपीए बड़ा जो है मजबूर हो गया कि वो इस्तेमाल में ले पुलिस वालों को, मार्शल्स को, ताकि फिजिकली चेक कर पाए, कंट्रोल कर पाए उन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को, उन नेताओं को जो इनओबीडियंट, अनरूली और वायलेंट हो गए थे। अब ये काम जो कांग्रेस ने किया था, फोर्स होने का, मजबूर होने का, ये किया बनाते हुए पूरे एपिसोड को एक कंट्रोवर्सी, अपने आप में एक पूरा कंट्रोवर्सी आप जानते हो ना। और कह रहे ये काम हुआ था एक्ट करते हुए एक डेटरेंट का, एक रुकावट का, जो यूज़ करने का था ऐसी टैक्टिक्स को, ये हू हल्ला मचाने वाली लोकसभा में भी कांग्रेस ने बता दिया, फिर से किया लोकसभा में। तो जैसे राज्यसभा में कर रहे हो वही हम वहाँ पे भी पुलिस वालों को बुला करके आपको जो है कंट्रोल करवाएंगे। अब आओ ब्रेक करते हैं इसको। चलो, व्हेन क्या है, यहाँ पे कंजंक्शन का काम कर रहे हैं। कंजंक्शन का काम कर रहा है तो मतलब दो क्लोजेस को मिलाएगा, दो सब्जेक्ट वर्ब के पेयर्स को मिलाने वाला कंजंक्शन कहलाता है। तो ये कंजंक्शन है व्हेन यहाँ पे। अब सब्जेक्ट वर्ब के पेयर देखते हैं कहाँ है। देखो पहला सब्जेक्ट आपका द राज्यसभा, आर बड़ा एस बड़ा, आगे द लगा हुआ है। हमारी देश की राज्यसभा और लोकसभा के आगे द आता है, पार्लियामेंट के आगे द नहीं लगाया जाता, क्योंकि पार्लियामेंट हर देश की संसद को बोला जाता है। तो द राज्यसभा आपका सब्जेक्ट है। सेंटेंस का पहला ऐसा नाउन जो वर्ब या किसी प्रेपोजिशन से जुड़ा नहीं हुआ। मिल गया सब्जेक्ट आपको। सब्जेक्ट को वर्ब चाहिए तो वर्ब भी है यहाँ पे V2,
ठीक है ना, जब राज्यसभा ने अप्रूव किया, सब्जेक्ट की वर्ब होगी अप्रूव्ड। और किसको अप्रूव किया? लेजिस्लेशंस को। वर्ब से व्हाट का रिप्लाई कर रहा है? कानून। लेजिस्लेशंस मतलब बहुत सारे कानून। ये लेजिस्लेशंस बन गए वर्ब से, वर्ब का ऑब्जेक्ट। और दीज जो है इस प्लूरल लेजिस्लेशन को मॉडिफाई कर रहा है एक एडजेक्टिव की तरह। ये सारे के सारे कानून, दीज का मतलब है ये सारे के सारे। ठीक है, आगे बढ़ो। ये काम हुआ इन मार्च 2010। मार्च 2010 जो है एक नाउन है, एक पॉइंट ऑफ टाइम है, इन प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। अब देखो आगे बढ़ना है। यहाँ पे आपको मिला कॉमा के बाद यूपीए। मैंने आपको क्या बताया था? व्हेन कंजंक्शन है, दो सब्जेक्ट को मिलाएगी। पहला सब्जेक्ट मिल गया राज्यसभा, सब्जेक्ट नंबर 1। दूसरा सब्जेक्ट मिल गया आपको यूपीए। समझ गए ना? व्हेन कंजंक्शन क्यों लगाई गई? दो सब्जेक्ट को मिलाने के लिए। तो पहला तो मिल गया राज्यसभा, दूसरा आपको कॉमा के बाद हिंट मिली कि अब दूसरा सब्जेक्ट आने वाला है। यूपीए की वर्ब है वॉज फोर्स्ड, पैसिव वॉइस में। यूपीए मजबूर हुआ। यूपीए ने मजबूर नहीं किया किसी को, यूपीए खुद मजबूर हुआ। सब्जेक्ट नंबर 2 की वर्ब नंबर 2। अच्छा, फोर्स क्यों हुई थी? टू यूज़, इस्तेमाल करने के लिए। वर्ब के बारे में बताने वाला टू इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव जानते हो ना, सब्जेक्ट बन जाता है, ऑब्जेक्ट बन जाता है, एडवर्ब बन जाता है, एडजेक्टिव बन जाता है, बस वर्ब नहीं बनता, मेन वर्ब नहीं बनता है ना। तो ये टू यूज जो इन्फिनेटिव है ना, इस वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है एक एडवर्बियल इन्फिनेटिव की तरह। वर्ब के बाजू में है तो वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, एडवर्ब का काम कर रहा है। अब देखो यूज़ किसको करना है? वर्ब किसी भी फॉर्म में आ जाए, चाहे इन्फिनेटिव फॉर्म में आए, चाहे मेन वर्ब फॉर्म में आए, चाहे एडजेक्टिव फॉर्म में आए, चाहे पार्टिसिपल फॉर्म में आए, चाहे जीरेंड फॉर्म में आए। अगर वर्ब से व्हाट का रिप्लाई करने वाला कोई नाउन रखा हुआ है वर्ब के बिल्कुल बाद, तो वो उस वर्ब का ऑब्जेक्ट है। वर्ब चाहे किसी भी फॉर्म में हो। तो ये इन्फिनेटिव फॉर्म की जो वर्ब है ना, इसका ऑब्जेक्ट है मार्शल्स नाम का नाउन। यूज़ किसको करना है? होम का रिप्लाई कर दिया मार्शल्स ने, मार्शल्स बन गए इस यूज़ नाम के इन्फिनेटिव का ऑब्जेक्ट। अच्छा, यूज़ क्यों करना है? ये करना है फिजिकली चेक करने के लिए, टू फिजिकली चेक। ध्यान देना, ये फिजिकली चेक करने का जो काम है ये आपके रीजन को बता रहा है, वर्ब के वाई को बता रहा है। भाई यूज़ क्यों करना है? वाई डू यू नीड टू यूज़ मार्शल्स? आप मार्शल्स को यूज़ करते हो ताकि आप फिजिकली चेक कर पाओ। वर्ब से वाई का रिप्लाई करने वाला, इस इन्फिनेटिव वर्ब से वाई का रिप्लाई करने वाला दूसरा इन्फिनेटिव है, ये भी एडवर्बियल इन्फिनेटिव कहलाएगा। ठीक है, एडवर्ब ऑफ रीजन। अगेन इस चेक नाम की इन्फिनेटिव का ऑब्जेक्ट है एमपीज। कंट्रोल किसको करना है? एमपीज को। वर्ब से व्हाट का रिप्लाई कर रहा है? एमपी नाम का नाउन। अब देखो ये जो पूरा आप देख रहे हो ना, यहाँ एक कॉमा लगना चाहिए वैसे, है ना, रह गया है। ये जो पूरा आप देख रहे हो ये एमपीज के लिए आया हुआ एक फ्रेज है। इसका सब्जेक्ट है होम, वर्ब है इसकी गॉट। वो वाले एमपीज जो हो गए, जो बन गए, गेट का मतलब होता है बिकम होना, जो बन गए अनरूली और वायलेंट। समझ रहे हो आप मेरी बात को? ये होम नाम के इस रिलेटिव प्रोनाउन ने एंटीसीडेंट लिया हुआ है एमपीज को। ये पूरा का पूरा रिलेटिव क्लोज है, एमपीज के बारे में बता रहा है। वो एमपी जो बन गए अनरूली और वायलेंट। गेट एक लिंक वर्ब होती है जब इसका मीनिंग हो बिकम होना। बी आप जानते हो ना लिंक वर्ब होती हैं, इज, एम, आर, वॉज, वर। जब अकेले आ जाएं, मेन वर्ब का काम कर दें, तब ये लिंक वर्ब कहलाती हैं। बिकम जो है ना, बिकम, ये बी फैमिली की एक सिस्टर है और बिकम का एक सिनोनिम है गेट। तो ये भी एक लिंक वर्ब है, इसीलिए इसके बाद में दो दो एडजेक्टिव रखे हुए हैं। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, जिन्होंने बेसिक देखी है वो समझ गए होंगे एडजेक्टिव कब रखे जाते हैं सेंटेंस के अंदर, बिना सब्जेक्ट के, बिना नाउन के। तो ये हुम नाम के रिलेटिव प्रोनाउन के दो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, अनरूली और वायलेंट, दो एडजेक्टिव इसके सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। अब आगे बढ़ो। अब देखो कांग्रेस ने जब ये फोर्स हुआ यूज़ करने के लिए मार्शल्स को, तो ये काम किया इसने रेंडर करते हुए पूरे एपिसोड को कंट्रोवर्सी। PPSA, खाना खाते हुए मैं म्यूजिक को सुन रहा था। सेल्समैन हंसते हुए अपने खाने को, अपने सामान को बेच रहा था। कांग्रेस यूज़ कर रही थी मार्शल को इस पूरे एपिसोड को रेंडर करते हुए, बनाते हुए, अपने आप में कंट्रोवर्सी। तो रेंडरिंग हो गया यहाँ पे एक PPSA, यूज़ किया मार्शल्स को रेंडर करते हुए एपिसोड को कंट्रोवर्सी। और इसी तरीके से एंड कंजंक्शन के बाद आपको एक PPSA और मिलेगा, एक्टिंग। ये है PPSA 1, ये है PPSA 2। समझ गए ना? दो यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल आपको मिलेंगे। मैं बाकी का सेंटेंस जोड़ देता हूँ, फिर अपने इसको देखेंगे ये कैसे बना हुआ है, रेंडर के बाद में कैसे लिखा हुआ है। एक्टिंग हो गया PPSA 2। एज होगी यहाँ पे प्रेपोजिशन, इसका ऑब्जेक्ट है डेटरेंट। डेटरेंट एक नाउन है, इसका मतलब होता है रुकावट। डेटरेंट के बाद में टू यूज़ नाम का इन्फिनेटिव पड़ा है, इस नाउन के बाजू में आकर के एडजेक्टिव का काम कर रहा है। डेटरेंट कौन सा है? यूज़ करने वाला, इस्तेमाल होने वाला। समझ गए? एडजेक्टिव का काम करेगा ये वाला PPSA। और यूज़ किसको करना है? यूज़ करना है टैक्टिक्स को। सेम एक एडजेक्टिव है, टैक्टिक्स को मॉडिफाई करेगा। यूज़ का ऑब्जेक्ट हो गया टैक्टिक्स, इन प्रपोर्शन का ऑब्जेक्ट है द लोकसभा। तो द राज्यसभा और द लोकसभा। अब ये बीच वाला देख लेते हैं, एंटायर एपिसोड कंट्रोवर्सी, ये कैसे बना है, ध्यान से देखना। रेंडर वर्ब की जो स्ट्रक्चर होती है वो ये होती है, रेंडर समवन समथिंग। आपने उसको ऐसा बना दिया,
महंगाई ने कई लोगों को बेरोज़गार बना दिया, एक्सीडेंट ने उसको अपाहिज बना दिया। इस पूरे मामले ने रेंडर कर दिया इस पूरे मामले को कंट्रोवर्सी, कांग्रेस ने पूरे मामले को कंट्रोवर्सी बना दिया। रेंडर वर्ब का ऑब्जेक्ट है एपिसोड, और एपिसोड के बाजू में एक और नाउन रखा गया है, ये सिर्फ इस ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो सकता है। भाई एपिसोड को ही कंट्रोवर्सी बनाया है ना, एपिसोड इज इक्वल टू कंट्रोवर्सी, तो ये ऑब्जेक्ट और ये है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। समझ गए? एंटायर एडजेक्टिव है, इस एपिसोड को मॉडिफाई कर रहा है। थोड़ा बड़ा है, थोड़ा लंबा है, कोई बात नहीं, डरो मत। एक बार मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ, फिर अपने एरर्स को पकड़ना है। वैन कंजंक्शन है, दो सब्जेक्ट को मिलाएंगी। पहला सब्जेक्ट है राज्यसभा, सब्जेक्ट नंबर 1। दूसरा सब्जेक्ट है यूपीए, सब्जेक्ट नंबर 2। वन की वर्ब है अप्रूव्ड, वर्ब नंबर 1। यूपीए की वर्ब है वाज फोर्स्ड, वर्ब नंबर 2। अप्रूव करना था लेजिस्लेशंस को, कानून हो गया। लेजिस्लेशन इस वर्ब का ऑब्जेक्ट, वर्ड का रिप्लाई करने वाले। दीज एक एडजेक्टिव है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, इस लेजिस्लेशन को मॉडिफाई कर रहा है। इन प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया मार्च 2010। अब आगे बढ़ो, सब्जेक्ट 2 मिल गया, वर्ब 2 मिल गई। यूज, फोर्स क्या हुआ? यूज़ करने के लिए। भाई फोर्स किया गया, वर्ब के बाद में एक इन्फिनिटिव रखा गया, वर्ब के बाद में इन्फिनिटिव एडवर्ब का काम करेगा। यूज़ इस इन्फिनिटिव का ऑब्जेक्ट है मार्शल्स, ये वाला नाउन इस इन्फिनिटिव को ऑब्जेक्ट लेके बैठा है। अच्छा, किस लिए करना है भाई? यूज़ करना है, चेक करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए। वर्ब से वाई का रिप्लाई कर रहा है, इस यूज़ नाम के इन्फिनिटिव को वाई का रिप्लाई करने वाला चेक नाम का इन्फिनिटिव एडवर्बियल इन्फिनिटिव। चेक किसको करना है? एमपीस को। एमपी हो गए चेक वर्ब का ऑब्जेक्ट, इन्फिनिटिव का ऑब्जेक्ट। ये पूरा का पूरा रिलेटिव क्लोज है, वो एमपी जो बन गए अनरूली और वायलेंट। होम हो गया एक रिलेटिव प्रोनाउन, एंटीसीडेंट है इसका एमपी। लिंकिंग वर्ब है गॉट, लिंकिंग वर्ब के बाद 2 सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। पहला है अनरूली, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट 1। दूसरा है वॉलेंट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट 2। दोनों एडजेक्टिव है, ध्यान रख लेना। अनरूली और वॉलेंट डिक्शनरी में डालो, दोनों के दोनों एडजेक्टिव निकलेंगे, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम करेंगे। अब उसके बाद 2 पीपीएस से मिले, पहला मिला रेंडरिंग, दूसरा मिला एक्टिंग। ये जब यूज़ कर रहा था ना मार्शल को, तो बना दिया था पूरे मामले को एक कंट्रोवर्सी, एक विवाद, और ऐड कर दिया था एक रुकावट के तौर पे कि फिर से टैक्टिक्स यूज़ ना हो। तो पहला पीपीएस से ये, इसका ऑब्जेक्ट है एपिसोड। ऑब्जेक्ट के बारे में एक ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट रखा गया है, एक नाउन ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है। एपिसोड को एक कंट्रोवर्सी बनाया गया है। एंटायर एक एडजेक्टिव है, एपिसोड को मॉडिफाई कर रहा है। एक्टिंग दूसरा पीपीएस से है, इसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। एज का प्रेपोजिशन, इसका ऑब्जेक्ट है डेटरेंट, एक नाउन है, कॉमन नाउन है, पीछे एस भी लग सकता है। डेटरेंट है इस्तेमाल करने का, ये टू यूज यहाँ पे एडजेक्टिव का काम करेगा। नाउन के बाजू में एडजेक्टिव, वर्ब के बाजू में एडवर्ब। समझ गए ना? जिसके बाजू में रखा होगा उसी तरह का भूमिका को अदा करेगा इन्फिनिटिव। टू यूज यहाँ पे एडवर्ब है और टू यूज यहाँ पे एक एडजेक्टिव है। अच्छा, यूज़ किसको करना है? टैक्टिक्स को। इन्फिनिटिव जब चाहे अपना ऑब्जेक्ट ले सकता है। यहाँ पे मार्शल्स को लिया था, यहाँ पे टैक्टिक्स को लिया इसने अपना ऑब्जेक्ट। सेम अगेन एक एडजेक्टिव है, टैक्टिक्स को मॉडिफाई कर रहा है। इन प्रेपोजिशन ऑब्जेक्ट है द लोकसभा। आ जाओ, इसको मैं ब्रेक तो कर दिया मैंने, इसके पुर्जे इसके मैंने खोल दिए हैं। अब इसमें से ढूंढते हैं अपने एरर्स को। पहली एरर, ये तो बड़ी कॉमन वाली है। बहुत सारे ऐसे नाउन्स हैं जो आपको देखने में लगता है कि काउंटेबल होंगे, आप उनको गिन सकते हो 1 2 3 4 5, लेकिन इनके नाम से धोखा मत खाना, ये सभी के सभी अनकाउंटेबल नाउन्स हैं। जैसे ब्रेड है, सलाह है एडवाइस, पेपर है कागज़, इक्विपमेंट है उपकरण, ग्लास है मतलब कांच, न्यूज़ है मतलब खबर, क्लॉथ मतलब कपड़ा, पहनने वाला नहीं, कपड़े का थान होता है ना, थान, उसको बोलते हैं क्लॉथ। ठीक है। इन्फॉर्मेशन सूचना, लेजिस्लेशन मतलब कानून, रिसर्च मतलब आप जानते हो सॉफ्टवेयर हार्डवेयर भी बताने की ज़रूरत नहीं है। ये सारे के सारे नाउन्स कभी भी काउंट नहीं होते क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन है। ब्रेड एक मटीरियल है, इन्फॉर्मेशन भी एक मटेरियल होता है, लेजिस्लेशन होता है कानूनी ढांचा, ढांचे को कभी भी जो है ना नहीं गिना जाता। लॉ को आप गिन सकते हो, कानून को, ढांचे को नहीं गिन सकते। रिसर्च एक एक्टिविटी होती है, इसको आप गिन नहीं सकते हो। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, पीछे वेयर आ रहा है, क्राफ्ट और वेयर, इंग्लिश में 2 ऐसे वर्ड्स हैं जिनको आप कभी भी ऐसा लगा के प्लूरल ना बनाएं, है ना। चलो, अब इनका क्या इलाज क्या करें भाई? अगर इनको प्लूरल में चाहिए हो, वास्तव में 4-5 ब्रेड रखी हो, वास्तव में 10 न्यूज़ मिली हो, वास्तव में 5 हार्डवेयर आपको खरीदने हो, तो क्या करें उस केस में? 3 न्यू रिसर्चेस ऑन द ओरिजिन ऑफ कोविड-19 इज बीइंग कंडक्टेड। यहाँ पे आर कर देना, ठीक है। 3 नई रिसर्चेज जो हैं कोविड-19 के ओरिजिन पे कंडक्ट की जा रही हैं पैसिव वॉइस में। आप बोलोगे सर रिसर्च तो 3 जगह हो रही हैं, एक ऑस्ट्रेलिया में, एक जापान में, एक यूएस में, तो 3 ही लिखूंगा ना, लूला तो बनाना पड़ेगा। अब क्या करें? ध्यान से देखना, रिसर्चेस के पीछे का ईएस निकाल दो। पहला काम, इनका कभी भी प्लूरल नहीं बनता। अब 3 है तो क्या किया जाए? तो यहाँ पर लिख दो 3 न्यू पीसीस ऑफ रिसर्च या प्रोजेक्ट्स ऑफ रिसर्च। समझ गए? 3 न्यू पीसीस ऑफ रिसर्च या प्रोजेक्ट्स ऑफ रिसर्च ऑन द ओरिजिन ऑफ कोविड-19 आर
आर बीइंग कंडक्टेड। तो पीसीज जो है ना वर्ड को यूज़ करके अपने इन सभी नाउन्स को प्लूरल बनाते हैं। याद रखना पीछे एस या एस को निकाल देना है। ऑल ऑफ दीज इंफॉर्मेशंस आर अनट्रू, सारी की सारी ये सूचनाएं झूठी हैं। भाई बहुत सारी होंगी, ठीक है बात आपकी, लेकिन इन्फॉर्मेशंस आप नहीं लिख सकते हो, एस को निकाल दो और यहाँ लिख दो ऑल ऑफ दीज पीसीज ऑफ इंफॉर्मेशन आर अनट्रू। वी नीडेड सम एक्सपेंसिव इक्विपमेंट्स, हमें कुछ महंगे उपकरणों की ज़रूरत थी। अब देखो उपकरण बहुत सारे चाहिए थे, लेकिन इक्विपमेंट का मतलब होता है सभी उपकरणों का समूह, तो इसके आगे कभी भी ऐसा नहीं आता। तो यहाँ लिखूंगा वी नीडेड सम एक्सपेंसिव पीसीज ऑफ इक्विपमेंट, पीछे का एस निकाल दो। तो भाई यहाँ भी वही करना है, इसने अप्रूव किया है इन सभी कानूनों को, तो पहले तो एस निकालो और दीज के बाद लिखो दीज पीसीज ऑफ लेजिस्लेशन। समझ गए? एरर नंबर 1। अब आगे बढ़ो। याद रखें हु और हुम में क्या फ़र्क है। हु हमेशा सब्जेक्ट की तरह यूज़ होगा, हुम हमेशा ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ होगा। अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट चाहिए हो तो हुम मत यूज़ करे आना, और अगर वर्ब या प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट चाहिए हो तो हु मत यूज़ करे आना। अब इस सेंटेंस को देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या हुआ है भाई, यहाँ पे आपने हुम को सब्जेक्ट बनाया है गोट नाम की लिंकिंग वर्ब का। सब्जेक्ट तो बन ही नहीं सकता हुम, क्या किया जाए, इसका एम निकाल दो और इसको बना दो हु। ठीक है, सब्जेक्ट सिर्फ हु बनेगा अगर हु या हुम में से चूज़ करना हो, और हुम बनेगा हमेशा ऑब्जेक्ट वर्ब या प्रेपोजिशन का। अब देखो तीसरा, हमारे पास एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है रेंडर नाम की वर्ब का। मैंने आपको बताया था किसी को कुछ बना देना, है ना, रेंडर समवन समथिंग। लेकिन स्ट्रक्चर क्या होती है, रेंडर समवन समथिंग हमेशा एडजेक्टिव फॉर्म में होगा। समवन ऑब्जेक्ट बन जाएगा रेंडर वर्ब का, समथिंग जो एडजेक्टिव फॉर्म में वो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा, लेकिन नाउन नहीं होता है। ये क्या होता है, एक एडजेक्टिव। ध्यान से देखो, द न्यू टेक्नोलॉजी मे रेंडर योर ओल्ड कंप्यूटर यूजलेसनेस। नई जो तकनीक है वो बना सकती है, मे रेंडर आपके पुराने कंप्यूटर को अपने आप में यूजलेस। यूजलेस क्या होता है, बेकार। देखो यूजलेसनेस बेकारी एक नाउन है, नाउन से एडजेक्टिव में चेंज करना पड़ेगा। रेंडर समवन समथिंग, एडजेक्टिव फॉर्म क्या होती है, पीछे का एस निकाल दो। ठीक है, रेंडर योर कंप्यूटर यूजलेस, यहाँ पे एडजेक्टिव चाहिए ना कि नाउन चाहिए। योर एक्शंस हैव रेंडर्ड द कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिडिटी, आपके एक्शंस ने बना दिया है कॉन्ट्रैक्ट को अपने आप में कैंसल्ड, इनवैलिड। तो इनवैलिड बनाया ना, एडजेक्टिव फॉर्म यूज़ करो। वैलिडिटी या इनवैलिडिटी नाउन फॉर्म होती है, इसको पीछे को निकाल दो और यहाँ बना दो इनवैलिड। द एक्सीडेंट रेंडर्ड हिम डिसेबल, एक्सीडेंट ने उसको अपाहिज बना दिया। डिसेबल ये एक वर्ब होती है, डिसेबल का मतलब होता है किसी को डिसेबल करना, है ना, डिसआर्म करना, डिसेबल करना। यहाँ पे वर्ब नहीं एडजेक्टिव चाहिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव बना दो, डिसेबल्ड। द एक्सीडेंट रेंडर्ड हिम डिसेबल्ड। डिक्शनरी खोलते जाओ, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, कौन सा नाउन है, कौन सा एडजेक्टिव है, कौन सी वर्ब है। बेसिक ग्रामर में ये सब डिटेल में कर चुके हैं, यूट्यूब होम पेज पे आप जाकर के देख सकते हो। यहाँ क्या हुआ है, यहाँ भी यही हुआ है, रेंडर किया है पूरे एपिसोड को कंट्रोवर्सी। अभी डिक्शनरी खोलो, कंट्रोवर्सी आपको दिखाएगा एक नाउन होता है, एडजेक्टिव फॉर्म क्या होती है, कंट्रोवर्शियल। कंट्रोवर्शियल तो कंट्रोवर्शियल यूज़ करना है ना, रेंडर के बाद में एडजेक्टिव को यूज़ किया जाए। अब देख लो लास्ट चौथी एरर, ये तो जिसने नहीं पकड़ी बड़ा गुनाह कर दिया आपने। 500 बार करवा चुका हूँ मैं, कब टू के बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी, कब टू के बाद में वर्ब की बेस फॉर्म नहीं आती। ये सारे फ्रेज हैं आपके सामने रखे हुए हैं, इसी में आपको मिलेगा डेटरेंट टू। डेटरेंट टू कहाँ गया, हाँ डेटरेंट टू। डेटरेंट टू प्लस में अगर आएगा या तो नाउन या फिर आएगी वर्ब की आईएनजी फॉर्म। ये सारे फ्रेज ऐसे ही चलते हैं, लीड टू के बाद में या तो नाउन आएगा या आएगी वर्ब की आईएनजी फॉर्म। हैबिचुअल टू के बाद में, लुकिंग फॉरवर्ड टू के बाद में, अपोज टू के बाद में, विद द व्यू टू के बाद में, डिवोट टू, ओपन टू, एल्यूड टू, बैरियर टू, इक्वल टू। समझ रहे हो मेरी बात को, एज अ मीन्स टू। तो क्या करें भाई, अगर यहाँ पे डिटरेंट टू लिखा है, एक्टिंग एज अ डिटरेंट टू लिखा है, तो ये इन्फिनेटिव नहीं, यहाँ पे बन जाएगा यूजिंग एक जीरेंट, और जीरेंट का ऑब्जेक्ट हो जाएगा टैक्टिक्स, है ना। ये तो वैसा का वैसा ही रहने वाला है, समझ गए ना। डेटरेंट टू यूज नहीं, यूजिंग। डेटरेंट टू अपने बाद में जीरेंट को लेगा। चलिए, थोड़ा मोटा सेंटेंस था, है ना, बहुत सारी एरर्स हैं। अब एक लास्ट सेंटेंस कर लेते हैं, फिर मैं आपको दे दूंगा आज का एक सेंटेंस एज ए क्विज, ठीक है। चलो, ये इजी है ये वाला, है ना। कह रहा है गिवन दैट द लिटिल टेक्निकल गेन्स फ्रॉम देयर रीसेंट कमांडो रेड्स ऑन टेररिस्ट टारगेट्स इन लीबिया एंड सोमालिया, the US या United States needs to reflect on the strategic cost that such surgical strikes
impose on the large target countries the wider region and ultimately on itself। कह रहा देखते हुए, गिवन दैट का मतलब है जो दिया गया उसको देखते हुए, कह रहा देखते हुए ना के बराबर या जो भी थोड़े से, द लिटल मतलब जो भी थोड़े से टैक्टिकल गेंस, टैक्टिकल मतलब रणनीति से, टैक्टिक से रिलेटेड, स्ट्रेटेजी से रिलेटेड, गेंस का मतलब है मुनाफे। कह रहा देखते हुए जो भी आपके मुनाफे हुए हैं थोड़े बहुत, जो टैक्टिकल इन नेचर हैं, रणनीतिक हैं, स्ट्रेटेजी से रिलेटेड हैं, और कहाँ से, आपकी हालिया कमांडो रेड से जो हुई हैं टेररिस्ट टारगेट्स के ऊपर लीबिया और सोमालिया में। कह रहे हैं इनको देखते हुए अच्छा क्या करना चाहिए भाई। कह रहा है अमेरिका जो है, यूनाइटेड स्टेट्स, इसको ज़रूरत है कि रिफ्लेक्ट ऑन करे। रिफ्लेक्ट ऑन का मतलब होता है आत्ममंथन करना, इंट्रोस्पेक्ट करना, अपने अंदर अपने गिरेबान में झांक करके देखना। ठीक है, ये रिफ्लेक्ट ऑन करे, अपने गिरेबान में झांक के देखे, इंट्रोस्पेक्ट करे उन स्ट्रेटेजिक कॉस्ट पे, उन सारी की सारी कीमतों पे जो स्ट्रेटेजी की कीमत है, जो कि ऐसी सर्जिकल स्ट्राइक्स लगाती हैं, इम्पोज करती हैं टारगेट कंट्रीज़ पे। आपने मारने थे टेररिस्ट, 50 टेररिस्ट मार भी दिए, पता लगा 1500 सिविलियंस और बच्चे भी मारे गए उसी रेड के अंदर। तो कह रहे ऐसी जो स्ट्रेटेजिक कॉस्ट जो है इम्पोज होती है इन कंट्रीज़ पे, टारगेट कंट्रीज़ पे, उसको थोड़ा गिरेबान को झांक करके अमेरिका को देखना चाहिए। और किस पे होती है, पूरे के पूरे वाइडर रीजन पे, आसपास के पूरे एरिया पे, और अल्टीमेटली आखिरकार अपने आप पे, इटसेल्फ पे। तो अमेरिका को एक काम करने की ज़रूरत है। थोड़ा बहुत गेन अमेरिका को मिलता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो कंट्री जिस पे अमेरिका हमला करता है वो भी दुखी होती है, आसपास के देश भी दुखी हो जाते हैं, और लास्ट में अमेरिका खुद भी दुखी होता है और भागने की फिराक में रहता है। चलो आओ इस सेंटेंस को ब्रेक करते हैं फटाफट से। चलो भाई, गिवन दैट ये होती है कंजंक्शन। अगर आपको नहीं पता था तो आज नोट कर लो। गिवन होती है एक प्रेपोजिशन, जब इसके साथ में दैट लग जाए, गिवन दैट बन जाए, तब ये बन जाती है प्रेपोजिशन से कंजंक्शन। ठीक है, अब कंजंक्शन आई है तो मतलब क्या है, सब्जेक्ट वर्ब के पेयर्स को कंजंक्शन बीच में मिलाएगी। तो आपको एक से ज़्यादा सब्जेक्ट इस सेंटेंस में देखने को मिलेंगे। आगे बढ़ो, गिवन दैट होगी कंजंक्शन, द लिटल टेक्टिकल गेंस हो गया आपका सब्जेक्ट। सेंटेंस का पहला नाउन जिससे पहले कोई वर्ब ना आ रही हो या जिससे पहले कोई प्रेपोजिशन ना आ रही हो, वही तो आपका सब्जेक्ट कहलाता है। समझ गए ना। तो द लिटल मतलब जो भी थोड़ा सा, टेक्निकल ये भी एक एडजेक्टिव है, नाउन हो गया गेंस जो कि बन गया आपका सब्जेक्ट। अब रूल नंबर 1 पूरा हो गया, सब्जेक्ट मिल गया, पर देनी है आपको सब्जेक्ट को एक वर्ब। आगे बढ़ो, आगे वर्ब नहीं है, फ्रॉम प्रेपोजिशन रखी हुई है। प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है कमांडो रेट्स। कमांडो रेट्स एक कंपाउंड नाउन है। कैसी रेट्स, कमांडो रेट्स है ना। कमांडो भी एक नाउन है, रेट्स भी एक नाउन है, दोनों मिल गए, कंबाइंड एग्जिस्टेंस इनका होता है। देयर एक पॉजेसिव एडजेक्टिव है, रिसेंट एक एडजेक्टिव है, उनकी हाल ही की कमांडो रेट्स। समझ गए ना, दोनों एडजेक्टिव इस कमांडो रेट्स नाम के नाउन को मॉडिफाई कर रहे हैं। चलो और आगे बढ़ो, फ्रॉम प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट तो आपने ढूंढ लिया, कमांडो रेट्स। ऑन का ऑब्जेक्ट है टेररिस्ट टारगेट्स। फिर और आगे बढ़ो, इनका ऑब्जेक्ट है 2, पहला ऑब्जेक्ट है लीबिया, फिर दूसरा एंड के बाद है सोमालिया, फिर लग गया कोमा। अब यहाँ पे आपका दिमाग चक्कर खाना चाहिए। ये पूरा जो फ्रेज़ था कोमा वाला, ये पूरा का पूरा जो फ्रेज़ है, इस फ्रेज़ में गेंस नाम के सब्जेक्ट को वर्ब मिली ही नहीं। ऐसा ही हुआ है ना भाई, गेंस नाम का सब्जेक्ट मिला लेकिन सब्जेक्ट को वर्ब तो मिली नहीं। अब इसको देखेंगे चक्कर क्या है, पहले पूरा सेंटेंस अपने देख लेते हैं। अब आगे देखो, द यूनाइटेड स्टेट्स, ये हो गया आपका सब्जेक्ट नंबर 2। भाई गेंस तो हो गया सब्जेक्ट नंबर 1, इसकी वर्ब कहीं पे रखी नहीं हुई। सब्जेक्ट नंबर 2 हो गया यूनाइटेड स्टेट्स। अब देखो यूनाइटेड स्टेट्स की वर्ब है नीड्स, सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर वर्ब है, पीछे एस आ रहा है लेकिन एक ही देश है, सिंगुलर देश है, तो पीछे सिंगुलर वर्ब को लेगा। अच्छा भाई क्या ज़रूरत है, ज़रूरत है रिफ्लेक्ट करने की। नीड वर्ब से वर्ड का रिप्लाई कर रहा है ये वाला इन्फिनेटिव, इस वर्ब से वर्ड का रिप्लाई करने की वजह से बन गया इसका ऑब्जेक्ट, नाउन इन्फिनेटिव। ठीक है ना, वर्ब के बाजू में है लेकिन वर्ब से वर्ड का रिप्लाई कर रहा है तो नाउन इन्फिनेटिव है। और आगे बढ़ो, ऑन प्रेपोजिशन है, ऑब्जेक्ट है कोस्ट, एक प्लूरल नाउन है, ऑन प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन गया, स्ट्रेटेजिक नाम के एडजेक्टिव से मॉडिफाई हो गया रणनीतिक कोस्ट। अब आगे मिला आपको दैट नाम का रिलेटिव प्रोनाउन। देखो कोस्ट को एंटीसीडेंट इसने लिया हुआ है, वो वाली कोस्ट, वो वाली कीमतें जो ऐसी स्ट्राइक्स लगाती हैं। समझ गए ना। तो यहाँ पे रिलेटिव क्लोज आया तो है लेकिन दैट जो है इस रिलेटिव क्लोज का सब्जेक्ट नहीं है। सब्जेक्ट है सर्जिकल स्ट्राइक्स, सब्जेक्ट नंबर 3, और इसकी वर्ब है इम्पोज, वर्ब नंबर 3, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है ये दैट नाम का रिलेटिव प्रोनाउन। समझो, रिलेटिव प्रोनाउन जब भी आते हैं ना, हु विच दैट, या तो वो सब्जेक्ट बनते हैं या वो ऑब्जेक्ट बनते हैं। अगर वो सब्जेक्ट बनेंगे तो वर्ब ले लेंगे अपनी, अगर वो ऑब्जेक्ट बनेंगे तो सब्जेक्ट और रखा होगा और वर्ब का ऑब्जेक्ट वो खुद बन जाएंगे। समझ गए ना। तो इम्पोज किसको करते हैं, इस कोस्ट को, दैट को। दैट लेता है
इस स्ट्रेटेजिक कोस्ट को अपना जो है एंटीसीडेंट। ऐसे ही पूरा जो है ना जाल बना हुआ है इनका। आगे बढ़ो। ऑन प्रिपोजिशन, इसका ऑब्जेक्ट है टारगेट कंट्रीज, ऑब्जेक्ट नंबर 1। दूसरा ऑब्जेक्ट है वाइडर रीजन, ऑब्जेक्ट नंबर 2। और तीसरा ऑब्जेक्ट है इटसेल्फ, ऑब्जेक्ट नंबर 3। समझ गए? तो इस तरह से आपका पूरा सेंटेंस बना हुआ है। वाइडर जो है रीजन को मॉडिफाई कर रहा है, अल्टीमेटली एक एडवर्ब है, इसका मतलब होता है आखिरकार। एडवर्ब ऑफ टाइम को बता रही है कब होगा ये काम, अल्टीमेटली या फाइनली भी बोल सकते हैं इसको, है ना, इन द एंड भी बोल सकते हो। तो ये एडवर्ब है, बीच में आ रही है सेंटेंस का, तो कोमा से अलग ही हुई है। और चलिए, ऑन प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया यहाँ पे इटसेल्फ। समझ गए? अब इस सेंटेंस में बहुत कमियां हैं, मैंने आपको हल्का सा ब्रेक करके बताया। एक बार जो ब्रेक करके बताया उसको रिपीट करता हूँ, फिर आपको इसमें मिलेंगी एरर्स। गिवन दैट एक कंजंक्शन है, इस कंजंक्शन के बाद सब्जेक्ट आ रहा है पहला गेन्स, सब्जेक्ट नंबर 1। इसकी वर्ब हमें मिल नहीं रही, गायब हो चुकी है। लिटिल और टैक्टिकल दोनों ही एडजेक्टिव इस सब्जेक्ट को मॉडिफाई कर रहे हैं। फ्रॉम प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है कमांडो रेड्स, ऑन प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है टेररिस्ट टारगेट्स। इनके दो ऑब्जेक्ट हैं, लीबिया ऑब्जेक्ट नंबर 1, सोमालिया ऑब्जेक्ट नंबर 2, दोनों एंड से जुड़े हुए हैं। देयर और रिसेंट दोनों एडजेक्टिव हैं, कमांडो रेड्स नाम के फ्रॉम प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई कर रहे हैं, उसकी विशेषता बता रहे हैं। सब्जेक्ट को वर्ब नहीं मिली तो ये सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट को वर्ब नहीं मिली तो ये सब्जेक्ट नहीं है। आगे बढ़ते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स हो गया आपका अगला सब्जेक्ट, इसकी वर्ब है नीड्स। नीड को वर्ब को ऑब्जेक्ट की जरूरत थी, तो नीड व्हाट, नीड टू रिफ्लेक्ट, है ना। तो रिफ्लेक्ट ऑन जो है एक इसको या तो पूरे को मान लो एक फ्रेजल वर्ब। रिफ्लेक्ट ऑन का मतलब होता है अपने गिरेबान में झांकना, है ना, फ्रेजल वर्ब भी मान सकते हो इसको। तो नीड वर्ब का ऑब्जेक्ट है टू रिफ्लेक्ट ऑन नाम का फ्रेजल वर्ब इन्फिनेटिव। अच्छा, रिफ्लेक्ट ऑन किस पे करना है, स्ट्रेटेजिक कोस्ट पे। इस वर्ब का फ्रेजल वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया कोस्ट नाम का, ये वाला जो है नाउन। स्ट्रेटेजिक एक एडजेक्टिव है। अब दैट जो एक रिलेटिव प्रोनाउन है, इसने एंटीसीडेंट लिया हुआ है कोस्ट को, ये कोस्ट को रिफर कर रहा है, लेकिन सब्जेक्ट नहीं है। सब्जेक्ट है सर्जिकल स्ट्राइक्स, इसकी वर्ब है इम्पोज। इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है दैट नाम का रिलेटिव प्रोनाउन। जो सर्जिकल स्ट्राइक्स जिस कोस्ट को इम्पोज करती हैं, तो ये इम्पोज का ऑब्जेक्ट दैट और दैट आ रहा है कोस्ट की जगह पे, है ना। तो इस तरह से इम्पोज और कोस्ट का कनेक्शन आपस में बना हुआ है। ऑन प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट हैं टारगेट कंट्रीज और दूसरा है वाइडर रीजन। फिर एंड आ गया, एंड के बाद में फिर ऑन लगा हुआ है और इसका ऑब्जेक्ट है इटसेल्फ, है ना, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तब यूज होते हैं जब सेंटेंस का सब्जेक्ट ही सेंटेंस की वर्ब या प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। भाई अमेरिका जो है खुद पे ही कोस्ट लगा रहा है, काम करने वाला भी अमेरिका है, सब्जेक्ट भी अमेरिका है, और कोस्ट खुद पे लगा रहा है, तो यहाँ पे इट की जगह इटसेल्फ लिखा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को यूज़ किया। अल्टीमेटली एडवर्ब ऑफ टाइम, आखिरकार, फाइनली। अब देखो ध्यान से, जो आपने समझा उसमें ये समझा कि गेन सब्जेक्ट है ही नहीं। गेन सब्जेक्ट नहीं है तो इसकी कोई वर्ब नहीं है। इसका मतलब क्या है, गिवन दैट कोई कंजंक्शन नहीं है। इसका मतलब क्या है, ये गिवन दैट के बाद दैट हमने एडिशनल लगाया हुआ है। अगर आपको गिवन और गिवन दैट में से चूज़ करना हो, अगर गिवन दैट दिया होगा तो उसके बाद वाले क्लोज में एक सब्जेक्ट और वर्ब आपको मिलेगा, मतलब पूरा क्लोज मिलेगा। लेकिन अगर सिर्फ ऑब्जेक्ट मिले, उसकी वर्ब ना मिले, तो समझ लेना प्रीपोजिशन की ज़रूरत है, दैट को निकाल दो, गिवन प्रीपोजिशन को यूज़ कर लो। गिवन या गिवन दैट योर कंडीशन एंड ऑपरेशन सीम्स नेसेसरी। देखते हुए आपकी कंडीशन को, आपकी हालत को एक ऑपरेशन जो है दिखाई देता है बहुत ही ज़रूरी। योर कंडीशन नाम का ऑब्जेक्ट आया हुआ है, इसकी वर्ब नहीं है, तो गिवन दैट यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते, आप यूज़ करोगे गिवन ही। मतलब दोनों का एक ही है, देखते हुए आपकी कंडीशन को एक ऑपरेशन ज़रूरी है, लेकिन गिवन दैट देखते हुए वाला मीनिंग होने के बावजूद यहाँ पे यूज़ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ सब्जेक्ट है, वर्ब नहीं है। तो ये सब्जेक्ट ही नहीं, एक्चुअल में ऑब्जेक्ट है गिवन नाम की प्रीपोजिशन का। यहाँ देखो, गिवन या गिवन दैट यू आर इन अ वेरी बैड शेप या कंडीशन एंड ऑपरेशन सीम्स नेसेसरी। देखते हुए आपको कि आप बहुत ख़राब हालत में हो, ऑपरेशन बड़ा ज़रूरी है। यहाँ पे पूरा क्लोज रखा हुआ है। यू सब्जेक्ट है, आर उसकी वर्ब है, सब्जेक्ट वर्ब दोनों आ गए तो अब गिवन नहीं आ सकता, अब यूज़ करोगे आप गिवन दैट को। बस यहाँ भी तो वही हुआ है, टैक्टिकल गेन्स की कोई वर्ब तो है नहीं, आगे तो पूरा का पूरा ख़त्म हो गया ये, है ना। तो यहाँ पे गिवन दैट का दैट अलग लिख कर दो, गिवन लिख दो, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन जाएगा गेन्स। अब आ जाओ दूसरी एरर इसमें। देखो, ये सारा काम किया यूनाइटेड स्टेट्स ने। लीबिया और सोमालिया में जो उन्होंने कमांडो रेड्स किए हैं यूनाइटेड स्टेट्स ने, और यूनाइटेड स्टेट्स ने अपने आप पे ही अपना जो है स्ट्रेटेजिक कोस्ट को इम्पोज किया है। यूनाइटेड स्टेट्स के लिए हम यूज़ करेंगे इट को। यूनाइटेड स्टेट्स एक सिंगुलर देश है, मतलब एक सिंगुलर नाउन है। अगर सिंगुलर नाउन है तो कमांडो रेड्स भी तो देखनी है, तो यूनाइटेड स्टेट्स की होंगी ना, तो इट्स आएगा यहाँ पे, समझ गए ना। गिवन द टैक्टिकल गेन्स फ्रॉम इट्स recent commando raids on terrorist targets in Libya and Somalia, the US needs to reflect। देयर तो आ नहीं सकता, अमेरिका के लिए सिंगुलर एडजेक्टिव लगेगा, इट्स लगेगा, जो है मतलब पॉजेसिव में, ना कि देयर लगेगा।
तो इसमें 2 ही एरर थी, बहुत ही सिंपल सेंटेंस था, आई थिंक अब समझ गए होंगे आप। कुछ चीज़ें रह गई थी फर्स्ट सेंटेंस में, फिर से देख लेते हैं। एक तो आर्ग्यूबली मैं आपको बताना भूल गया था, दूसरा इसमें एक एरर और थी जिसको मैं आपसे डिस्कस करना मैं एक्चुअल में देने वाला था आपको करने के लिए, है ना, बाद में बताना भूल गया। तो अभी सब लोग उसको ढूंढेंगे जो एरर हमने मिस की है, और बहुत ही बेसिक सी एरर है, बहुत बेसिक सी, ठीक है। सब लोग ढूंढ के मुझे बताओ। आर्ग्यूबली यहाँ पे एडवर्ब ऑफ मैनर है। आर्ग्यूबली मतलब कथित तौर पे, है ना, लॉजिकली भी बोल सकते हो इसको आप। इसी तरह से परपोर्टेडली, अलेजेडली, इसका मतलब भी होता है कथित तौर पे। डेफिनेटली, डेफिनेटली मतलब पक्का ही। परहैप्स, परहैप्स मतलब शायद। ये सारे के सारे वर्ब के मैनर को बताते हैं, वर्ब कैसे काम कर रही है। ये जो फेलिप्स है ना, ये कथित तौर पे या लॉजिकली दुनिया का सबसे महान एथलीट में से एक एथलीट है। कैसे है भाई? लॉजिकली है, समझ गए ना। डेफिनेटली है, परहैप्स शायद है। तो इस तरह के जब भी एडवर्ब ऑफ मैनर आते हैं वो इसी तरीके से यूज़ होते हैं। आपको इसको गलत नहीं मानना है, बिल्कुल करेक्ट है। अब जो एरर इसमें मिली है वो आप खुद इसमें ढूंढ के बताओ कहाँ पे वो एरर आपको दिख रही है ना। चलो, अब एक क्वेश्चन भी मैं आपको दे रहा हूँ क्विज़ का, आपको उसको खुद से सॉल्व करना है। छोटा सा ही है आपका, है ना। इसमें कम से कम 3 एरर्स आपको मिलेंगी। सब लोग कोशिश करें इसको। इसका आंसर डाल रहा हूँ मैं कमेंट सेक्शन में इसी वीडियो के नीचे, ठीक है। वहाँ से मैच कर लेना। नेक्स्ट वाली क्लास लूँगा, वहीं से शुरू करूँगा पूरे सेशन को। अच्छा लगा हो तो एक लाइक और एक शेयर देना वीडियो को। टेक्स्ट बुक के लकी ड्रॉ का आज लास्ट डे है, रात को 12 बजे तक। अगर मॉक टेस्ट लेने ही वाले हो, टेक्स्ट बुक से ही लेना है, तो इसका लकी ड्रॉ चलते हुए फ़ायदा उठाना। इस तरह के प्राइसेस रोज़ मिल रहे हैं। कमेंट सेक्शन में लिंक रख रहा हूँ मैं टेक्स्ट बुक पास का। ऐप रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो आपको, एंड्रॉयड ऐप से रिलेटेड, इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज करें, आपको इस पर जो है रिप्लाई मिल जाएगा। चलिए, अंटिल देन साइनिंग आउट।